मैंने कई बार भूत प्रेतों की कहानियां सुनी थीं, लेकिन जो कहानी आज मैं सुनाने जा रहा हूं वो न सिर्फ डरावनी है बल्कि रहस्य और भय से भरी एक ऐसी यात्रा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कुछ साल पहले, शायद कुछ महीनों पहले, मैंने एक बारात की कहानी सुनाई थी जो अंधेरे में अचानक गायब हो गई थी। वो बारात अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंची। कहते हैं अंधेरे ने उसे निगल लिया था। उस रात जब अंधेरा गहराया, पूरा जुलूस, घोड़े, बैलगाड़ियां, लोग, उनकी हंसी खुशी, सब कुछ गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। आज भी जब कोई उस वीरान रास्ते से गुजरता है, उसे अजीब सी हिलती परछाइयां दिखती हैं। घुंघरुओं की छनक, बैलगाड़ी की चरमराहट और कहीं दूर से टूटी फूटी चीखें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं वो बारात आज भी उस रास्ते पर भटक रही है, अंधेरे के कैदी बनकर। अंधेरा सब कुछ निगल गया। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन इसमें एक टास्क है। आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आपका अब तक का सबसे डरावना सपना क्या था। बस कुछ लाइनें लिखकर बताइए। अगर मुझे आपके कमेंट में कोई अच्छा टॉपिक मिला तो अगले 2 हफ्तों में मैं उस पर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बचपन में मैं अपनी दादी से अक्सर पूछता था, हम अंधेरे से क्यों डरते हैं? दादी अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर अपनी झुर्रियों भरी आंखों से मुझे देखती और धीमी गहरी आवाज में कहती, क्योंकि अंधेरा सब कुछ निगल लेता है बेटा। उसका न चेहरा होता है न आवाज। वो चुपके से आता है जैसे कोई शिकारी और धीरे धीरे हर कोने में समा जाता है, जैसे जहर नसों में उतरता है। वो आगे बताती, प्रकाश जीवन की आवाजें लाता है, पक्षियों की चहचहाहट, बच्चों की हंसी, उम्मीद की किरण। लेकिन अंधेरा ये सब छीन लेता है। जब आसमान में अंधेरा छाने लगता है, परिंदे अपने घोंसलों में लौट जाते हैं, बच्चे मां की गोद में छिप जाते हैं, सड़कें सुनसान हो जाती हैं और लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। पर क्या कोई दरवाजा अंधेरे को सचमुच रोक सकता है? नहीं, क्योंकि अंधेरा पहले से ही हर जगह मौजूद होता है। वो खालीपन है और इंसान उसी खालीपन से डरता है। दादी का अंधेरे का वर्णन इतना डरावना होता कि मेरे छोटे से दिल में खौफ समा जाता। मैं उनकी साड़ी का पल्लू पकड़कर और करीब सरक जाता। फिर वो मुस्कुराकर कहती, डर मत, आ, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं। 3 दोस्तों की कहानी जिन्हें अंधेरे ने निगल लिया। मैं डरता, लेकिन उनकी कहानी सुनने की लालच में उनकी गोद में बैठ जाता। वो मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहानी शुरू करती। आज की कहानी भी उन्हीं की सुनाई हुई है, लेकिन मैंने इसे और डरावना और रहस्यमयी बनाया है ताकि वो भय और सिहरन आपके दिल तक उतरे। शेखर और दीपक सचिन के घर पहुंचे। पुणे की तपती दोपहर थी और सचिन अपने छोटे से किराए के कमरे में बैग पैक करके तैयार बैठा था। उसका आखिरी एग्जाम खत्म हुआ था और अब तीनों अपने कॉलेज के दोस्त अविनाश की हल्दी की रस्म में शामिल होने के लिए माणगांव जा रहे थे। अविनाश उनका जिगरी दोस्त था। कॉलेज में वो चारों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक, रात भर की गपशप और सपनों की बातें करते थे। लेकिन अविनाश के घर की परेशानियों ने उसे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो अपने गांव लौट गया और खेती करने लगा। फिर भी उनकी दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। जब भी मौका मिलता वो पहले की तरह मिलते, हंसते और पुरानी यादें ताज़ा करते। सचिन का बैग कार में फेंकते ही तीनों रायगढ़ के लिए निकल पड़े। पुणे से माणगांव का रास्ता करीब 120 किलोमीटर था, यानी 2.5 घंटे का सफर। शाम 6 बजे की धूप अब धीरे धीरे कम हो रही थी। कार में पुराने गाने बज रहे थे और तीनों कॉलेज की यादों, शादी की योजनाओं और नई लड़कियों की बातों में खोए हुए थे। सचिन, जो अभी अभी एग्जाम से फ्री हुआ था, सबसे ज्यादा उत्साहित था। यार, आज तो मस्ती करेंगे। अविनाश की शादी है, धूम मचाएंगे, उसने हंसते हुए कहा। शेखर और दीपक ने भी हामी भरी, लेकिन शेखर ने चेतावनी दी, बस ज्यादा उछल मत। अविनाश के गांव में सख्त नियम है। वहां शराब मांस की मनाही है। रास्ते में सब कुछ ठीक चल रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज डूब रहा था। माणगांव ज्यादा दूर नहीं था कि तभी सचिन ने सड़क किनारे एक साइन बोर्ड देखा, कुंदन बार एंड रेस्टोरेंट। उसने तुरंत गाड़ी रोकने को कहा। दीपक ने गाड़ी साइड में लगाई और पूछा, क्या हुआ भाई? सचिन ने सामने इशारा करते हुए कहा, वो देख बार, थोड़ा मूड बनाते हैं।
शेखर ने तुरंत मना किया। पागल हो गया है। अविनाश के घर में शराब की सख्त मनाही है। उनके परिवार में सभी वारकरी हैं, भक्त लोग। शराब या मांस को कोई छूता तक नहीं। अगर हम ये सब लेकर वहां पहुंचे तो बवाल हो जाएगा। दीपक ने भी शेखर की बात का समर्थन किया। हाँ यार, गलत बात होगी, अविनाश को बुरा लगेगा। लेकिन सचिन, जो एग्जाम के बाद आजादी का जश्न मना रहा था, किसी की सुनने के मूड में नहीं था। उसने दोस्ती की कस्में दी। अरे थोड़ा सा मजा तो बनता है, गाड़ी में ही रखेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। शेखर और दीपक ने बहुत समझाया, लेकिन सचिन की जिद के आगे हार गए। आखिरकार उसने 2 बोतल शराब खरीद ली। दीपक ने सख्त शर्त रखी। ठीक है, लेकिन ये बोतलें गाड़ी में ही रहेंगी, अविनाश के घर में नहीं ले जाएंगे। सचिन हंसते हुए हाँ हाँ करता रहा और तीनों फिर से रास्ते पर निकल पड़े। रात 8 बजे वो अविनाश के गांव पहुंचे। गांव में हल्दी की रस्म की तैयारियां जोरों पर थीं। अविनाश और उसकी होने वाली पत्नी एक मंडप में बैठे थे, जहां रिश्तेदार और दोस्त हल्दी लगाने में व्यस्त थे। चारों तरफ खुशी का माहौल था। एक छोटा सा डीजे शादी के गाने बजा रहा था और गांव के जवान लड़के लड़कियां उन गानों पर नाच रहे थे। शेखर, दीपक और सचिन भी मंडप में पहुंचे। उन्होंने अविनाश को हल्दी लगाई, ढेर सारी तस्वीरें खींची और फिर गांव के दोस्तों के साथ नाचने लगे। मस्ती का आलम था। हंसी मजाक, गाने बजाने और पुरानी यादों ने माहौल को और रंगीन बना दिया। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी हुई, तीनों दोस्त चुपके से गाड़ी के पास गए। सचिन ने शराब की बोतल निकाली और कहा, थोड़ा सा मजा और हो जाए। शेखर और दीपक ने मना किया, लेकिन सचिन की जिद और मस्ती भरे तेवर देखकर वो भी थोड़ा सा पीने को राजी हो गए। सचिन ने तो हद ही कर दी। वो एक के बाद एक पैग मारता गया और कुछ ही देर में पूरी तरह नशे में धुत हो गया। शेखर और दीपक ने संभल कर पिया, लेकिन सचिन को अब कुछ होश नहीं था। वो बड़बड़ाने लगा, जोर जोर से हंसने लगा और यह भी भूल गया कि वो कहाँ है। रात 11 बजे गांव के कुछ बुजुर्गों ने डीजे बंद करवा दिया। शादी की रस्में खत्म हो रही थीं और लोग अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। अविनाश ने सचिन की हालत देखी और दीपक को साइड में ले जाकर समझाया, भाई, हमारे गांव में शराब सख्त मना है। अगर किसी को पता चला कि तुम लोग नशे में हो तो गांव वाले पुलिस बुला लेंगे। मेरी शादी में बवाल हो जाएगा। प्लीज तुम लोग सचिन को लेकर बाहर चले जाओ। मेरी बाइक ले लो। पास के गांव में एक लॉज है, वहां रात गुजारो। मैं खाना भिजवा दूंगा। सुबह सब ठीक होने पर वापस आ जाना। शेखर और दीपक को अविनाश की बात समझ आई। उन्होंने उसकी बाइक ली, सचिन को बीच में बिठाया और आधी रात को गांव से निकल गए। अमावस्या नजदीक थी और चांद की रोशनी इतनी कम थी कि आसमान लगभग काला दिख रहा था। गांव के कच्चे रास्तों पर स्ट्रीट लाइट का नामो निशान नहीं था। सिर्फ बाइक की हेडलाइट और शेखर के मोबाइल की 2% बची बैटरी के साथ वो गूगल मैप के सहारे आगे बढ़ रहे थे। रास्ता संकरा और पथरीला था। हवा में हल्की ठंडक थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। अचानक शेखर का मोबाइल बंद हो गया। दीपक को याद नहीं था कि उसका फोन कहाँ छूट गया। सचिन अब भी नशे में बड़बड़ा रहा था, कभी हंसता, कभी बेतुकी बातें करता। रास्ता जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कोकण के उन संकरे, सुनसान रास्तों की डरावनी कहानियां उन्होंने सुनी थीं। रास्ते जहां लोग भटक जाते हैं, जहां अजीब अजीब चीजें दिखती हैं। आज वो खुद उन रास्तों पर फंस गए थे। शेखर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, लगता है हम किसी भूतिया रास्ते पर आ गए हैं। दीपक हंस पड़ा। अरे तू भी ना डरावनी फिल्मों जैसी बातें करता है। बस हाईवे ढूंढ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सचिन अब भी बेसुध था, बाइक पर लटक रहा था जैसे कोई बोझ। आखिरकार उन्होंने एक बड़े पीपल के पेड़ के पास बाइक रोकी। सचिन को उतारने की कोशिश में शेखर का बैलेंस बिगड़ा और बाइक नीचे गिरी। जोर की आवाज हुई और दीपक ने गुस्से में गाली दी। उसने सचिन को धक्का दे दिया जो जमीन पर लुढ़क गया। शेखर हंसते हुए बोला, मैंने मना किया था ना, इतना क्यों पिया? अब देख क्या क्या झेलना पड़ रहा है। दीपक गुस्से में बोला, अब भाषण मत दे, पहले रास्ता ढूंढ। सचिन को देख जैसे कोई गद्दे पर सो रहा हो। तभी दीपक के पैर में जोर का दर्द हुआ। उसने हेडलाइट की रोशनी में देखा तो एक नुकीला पत्थर उसकी एड़ी में चुभ गया था।
उसने हिम्मत करके पत्थर निकाला और खून की धार बहने लगी। उसने जल्दी से जूता पहन लिया, लेकिन हल्दी की खुशबू और ताज़ा खून ने जैसे हवा में कुछ अजीब सा माहौल बना दिया। दोनों सचिन को छोड़कर सड़क किनारे अपनी टंकी खाली करने गए। ठंडी हवा चल रही थी और अचानक हवा के झोंके तेज हो गए। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी उन्हें पीछे से किसी के चलने की धीमी आवाज सुनाई दी। पत्थरों पर कोई चल रहा था, धीरे धीरे, जैसे जानबूझकर। दूर से एक सफेद परछाई दिखी। दोनों ने सोचा शायद सचिन होगा, लेकिन पास आने पर एक बूढ़ा आदमी दिखा। सफेद कुर्ता, घुटनों तक धोती और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। उसकी आंखें नीली थीं, जो अंधेरे में चमक रही थीं। दोनों अपने काम में व्यस्त थे, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन तभी बूढ़ा उनके पीछे आकर खड़ा हो गया। वो धीरे से जमीन पर बैठ गया और सड़क पर बहे खून को अपनी जीभ से चाटने लगा। हवा में सड़ी गली बदबू और जलती लाश जैसी गंध फैल गई। दोनों को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बाइक के दूसरी तरफ कुछ हलचल दिखी। बूढ़ा अब सचिन के पास बैठा था। उसका चेहरा गौर से देख रहा था। उसकी नीली आंखें शिकारी जानवर की तरह चमक रही थीं। वो कुछ बुदबुदा रहा था, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। दोनों ने राहत की सांस ली। सोचा शायद कोई इंसान है। वो उसके पास गए और बोले, बाबा, अच्छा हुआ आप मिल गए। हाईवे का रास्ता बता दीजिए, हम भटक गए हैं। बूढ़े ने अपनी गर्दन धीरे से उनकी ओर घुमाई। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। वो बोला, तुम सही रास्ते पर हो, बस सीधे चलते जाओ, मंजिल मिल जाएगी। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो दोनों को बेचैन कर गया। दोनों ने सचिन को बाइक पर बिठाया और आगे बढ़ गए। पीछे बूढ़ा पत्थरों से खेलता कुछ बड़बड़ाता रहा। उसकी लाल जीभ लहराई और एक विकृत खौफनाक हंसी उसके चेहरे पर फैल गई। वो अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। उसने जोर जोर से हंसते हुए कहा। उसकी हंसी ने वहां का माहौल और डरावना बना दिया। शेखर ने हंसते हुए कहा, कैसे कैसे लोग मिलते हैं। अविनाश ने इस गांव की लड़की को कैसे पसंद किया। दीपक ने जवाब दिया, छोड़, उस बूढ़े ने रास्ता तो बताया। दोनों हंसे, लेकिन रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। हवा में जलते मांस की गंध, झिंगुरों की आवाज और घने पेड़ों का साया डरावना लग रहा था। कुछ देर बाद दोनों को एहसास हुआ कि वो बार बार उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। शेखर का चेहरा पसीने से भीग गया। उसकी आंखें सड़क पर गड़ी थीं, लेकिन रास्ता जैसे एक दुष्चक्र था। दीपक ने कहा, यार, कुछ गड़बड़ है। हम बार बार उसी जगह लौट रहे हैं। सचिन अब भी नशे में बड़बड़ा रहा था। तभी सड़क किनारे एक हल्की सी रोशनी दिखी। दीपक ने कहा, शायद कोई गांव है, प्यास भी लगी है। दोनों को इंसान की तलाश थी। वो उस रोशनी की ओर बढ़े। वहां एक पुरानी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के सामने 3 पत्थरों का चूल्हा जल रहा था और एक बूढ़ी औरत उसमें आग सुलगा रही थी। उसने लोहे की पाइप से चूल्हे में हवा फूंकी और धुआं आसमान की ओर उठ रहा था। झोपड़ी का दरवाजा आधा खुला था और अंदर एक नीली सी रोशनी टिमटिमा रही थी। ऐसी रोशनी जो न लालटेन की थी न बिजली की। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नीली आग जल रही हो। दीपक ने सचिन को एक टूटी लकड़ी की बेंच पर बिठाया और बुढ़िया से पूछा, आजी, थोड़ा पानी मिलेगा? बुढ़िया ने चूल्हे से अपना मुंह हटाया और बिना कुछ बोले अपने कांपते हाथ से पास के मटके की ओर इशारा किया। शेखर ने बुढ़िया के पास बैठकर पूछा, आजी, हाईवे का रास्ता कैसे जाए? हम भटक गए हैं। बुढ़िया ने एक धीमी डरावनी हंसी हंसी और बोली, यहाँ के रास्ते ऐसे ही हैं। जो इन पर भटक जाता है वो वापसी का रास्ता भूल जाता है। उसकी आवाज भारी थी और उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो शेखर को डराने लगा। दीपक मटके की ओर बढ़ा। उसने गिलास भरा, लेकिन जैसे ही उसने गिलास को मुंह से लगाया, उसे पानी गाढ़ा और अजीब सा लगा। उसने गिलास नीचे किया और देखा, वो पानी नहीं, खून था। मटके में भी पानी नहीं, बल्कि खून ही खून था। दीपक चीख पड़ा और गिलास फेंक दिया। बुढ़िया अब अपनी जगह से उठने लगी। उसका पल्लू सरक गया और चूल्हे की रोशनी में उसका चेहरा दिखा। उसका चेहरा सफेद था, जैसे चूना पोता हो। आंखों की जगह काले गड्ढे थे और होठों पर एक शैतानी मुस्कान। उसकी खाल झुर्रियों से भरी थी और जगह जगह लटक रही थी। उसका सिर गंजा था और उसकी साड़ी मैली और फटी हुई थी। वो रेंगते हुए उनकी ओर बढ़ी।
शेखर और दीपक डर के मारे पीछे हटे। शेखर ने बाइक की ओर भागते हुए सचिन को चिल्लाकर कहा, सचिन भाग। सचिन का नशा अब उतर चुका था। वो हड़बड़ाकर उठा और गाड़ी की ओर भागा। झोपड़ी का दरवाजा खुला और वहां वही बूढ़ा खड़ा था जो उन्हें रास्ते में मिला था। उसकी नीली आंखें चमक रही थीं और वो कुछ बुदबुदा रहा था। शेखर ने बाइक स्टार्ट की और तीनों वहां से भागे। पीछे देखा तो बुढ़िया सड़क किनारे खड़ी जोर जोर से हंस रही थी। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी, जैसे कोई भूतिया माहौल बना रही हो। काफी दूर जाकर वो एक बरगद के पेड़ के पास रुके। सचिन को पेशाब की हाजत थी। वो 2 कदम हटकर गया, लेकिन जैसे ही उसने आसपास देखा वो चीख पड़ा। वो फिर उसी जगह थे, वहीं पीपल का पेड़, वहीं मोड़ और दूर सड़क किनारे बुढ़िया की झोपड़ी। वो नीचे बैठ गया और कांपते हुए बोला, ये छलावा है, हम फंस गए। तभी अंधेरे में एक खौफनाक हंसी गूंजी। हवा में सड़ी गली गंध और तेज हो गई। पेड़ों की परछाइयां जैसे जीवित होकर नाच रही थीं। शेखर ने बाइक तेज की, लेकिन रास्ता वहीं था। घने पेड़, काली रात और कोई चांद तारा नहीं। झींगुरों की आवाज अब चीखों में बदल रही थी। दीपक ने चिल्लाकर कहा, शेखर, ये रास्ता कहीं नहीं जाता, हम उसी जगह बार बार लौट रहे हैं। सचिन कांप रहा था। उसने कहा, मुझे लगता है वो बूढ़ा और बुढ़िया इंसान नहीं थे। शेखर ने उसे चुप कराया। बस अब चुप, हमें किसी भी तरह यहां से निकलना है। रात के 2 बज चुके थे। बाइक की हेडलाइट की रोशनी में सिर्फ वही कच्चा रास्ता दिख रहा था। तभी दूर एक और रोशनी दिखी। शेखर ने कहा, शायद इस बार कोई गांव मिल जाए। वो उस रोशनी की ओर बढ़े। वहां एक पुराना मंदिर था, जिसके बाहर एक छोटा सा दीपक जल रहा था। मंदिर के दरवाजे पर एक साधु बैठा था, जिसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने लाल पीले वस्त्र पहने थे और उसकी दाढ़ी जमीन को छू रही थी। शेखर ने बाइक रोकी और साधु से रास्ता पूछा। साधु ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम लोग उस रास्ते पर हो जो मंजिल तक नहीं जाता। यहां से निकलने का एक ही रास्ता है। अपने डर को छोड़ दो। जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हारा डर है। उसकी बातें समझ से बाहर थीं। दीपक ने गुस्से में कहा, हमें सीधा रास्ता बताओ बाबा। साधु मुस्कुराया और बोला, सीधे चलो, लेकिन पीछे मत देखो। जो पीछे देखता है वो छलावे में फंस जाता है। और हां, ये लो। उसने एक छोटा सा ताबीज शेखर की ओर बढ़ाया। इसे गले में पहन लो, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। शेखर ने ताबीज ले लिया, लेकिन उसका मन बेचैन था। तीनों ने बाइक स्टार्ट की और साधु की बात मानकर सीधे चल पड़े। इस बार शेखर ने पीछे नहीं देखा, लेकिन हवा में वही खौफनाक हंसी फिर सुनाई दी। सचिन ने डरते हुए कहा, शेखर, वो हंसी, वो फिर से। शेखर ने चिल्लाकर कहा, पीछे मत देख, बस आगे चल। कुछ देर बाद उन्हें लगा कि रास्ता बदल रहा है। पेड़ कम हो रहे थे और दूर हाईवे की रोशनी दिखी, लेकिन तभी बाइक की हेडलाइट अचानक बंद हो गई। अंधेरा ऐसा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। दीपक ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी में उन्हें वही बूढ़ा दिखा जो सड़क के बीच में खड़ा था। उसकी नीली आंखें चमक रही थीं और वो हंसते हुए बोला, मैंने कहा था ना, तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। शेखर ने बाइक तेज की, लेकिन कुछ ही कदम बाद बाइक रुक गई। वो फिर उसी पीपल के पेड़ के पास थे। सचिन रोते हुए बोला, हम नहीं बचेंगे, ये छलावा हमें नहीं छोड़ेगा। दीपक ने उसे थप्पड़ मारा और कहा, चुप, हमें हिम्मत रखनी होगी। लेकिन उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। हवा में अब चीखें साफ सुनाई दे रही थीं और पेड़ों की परछाइयां जैसे उनके चारों ओर नाच रही थीं। शेखर ने ताबीज को छुआ और उसे साधु की बात याद आई। उसने दीपक और सचिन से कहा, साधु ने कहा था, डर को छोड़ दो। शायद हमें रुककर इसका सामना करना होगा। तीनों ने बाइक रोकी। शेखर ने कहा, अगर ये छलावा है तो हमें डरना बंद करना होगा। दीपक ने कहा, तू पागल हो गया है, वो बूढ़ा और बुढ़िया हमें मार डालेंगे। लेकिन शेखर ने हिम्मत जुटाई। उसने जोर से चिल्लाया, कोई है यहां? जो भी हो, सामने आ। तभी हवा रुक गई। सन्नाटा छा गया। पेड़ों की सरसराहट बंद हो गई और फिर धीरे धीरे वो बूढ़ा उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें अब और चमक रही थीं। वो बोला, तुमने मुझे बुलाया, अब तुम मेरे हो। उसकी हंसी फिर गूंजी और अंधेरा और गहरा हो गया। दादी ने कहानी यहां खत्म की।
मैंने डरते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? वो बच गए? दादी ने गहरी सांस ली और बोली, कहते हैं वो तीनों रात भर उसी रास्ते पर भटकते रहे। सुबह होने से पहले वो गायब हो गए। आज भी उस रास्ते से गुजरने वालों को बाइक की आवाज, चीखें और हिलती परछाइयां दिखती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो बूढ़ा और बुढ़िया कोई इंसान नहीं थे। वो उस रास्ते के रखवाले थे जो भटके हुए लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। वो छलावे में फंस गए, हमेशा के लिए। दादी की कहानी सुनकर मैं उस रात उनके पास ही सोया, डर के मारे। क्या वो कहानी सच थी या सिर्फ दादी की कल्पना, ये तो नहीं पता, लेकिन उस रात अंधेरे ने मुझे सचमुच डरा दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अपने सबसे डरावने सपने के बारे में भी कुछ लाइनें लिखें। अगर मुझे कोई अच्छा टॉपिक मिला तो अगली कहानी उसी पर होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।